What are the facts about this chapter? Palampur is a, हाँ ये it is correct. You have said correct that it is a hypothetical village. So it is, ये हमने माना है कि ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं कि कहीं पर इंडिया में विलेज हो. Highlight different types of production activities such as farming, small scale manufacturing, dairy, transport, कि वहाँ क्या क्या होता है. तो एक तरीके से हमने इसको एक आइडियोलॉजी के तौर पर लिया है कि पालमपुर में क्या क्या होता है, यानी एक ऐसा आइडियल विलेज में होना चाहिए. ठीक है. नाउ फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. तो सम पॉइंट्स देखिए कि फार्मिंग इज़ the main activity in Palampur. Other production activities which are carried on a limited scale are नॉन फार्म एक्टिविटीज़. और भी कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर, लेकिन वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है, जैसे डेयरी हो गया या और कुछ हो गया, दूध का उत्पादन हो गया या और कुछ हो गया. So other activities are at limited scale and called non-farming activities. Next is Palampur is well connected with Palam. So main activity in Palampur. अदर एक्टिविटीज़ आर एट लिमिटेड स्केल. जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ कैसे हो रही हैं? दीज आर एट लिमिटेड स्केल. थोड़ी बहुत हो रही हैं तो हो रही हों. तो वो जो भी हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? दे आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो खेती से संबंधित ना हो. ऐसी कुछ एक्टिविटी जैसे कपड़ा बुनना है, कुछ लोग जुलाही का काम कर रहे हैं, वीविंग ऑफ क्लॉथ, या और कोई काम कर रहे हों, डेयरी का काम, तो वह नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन. इट हैज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. कुछ और भी चीज़ें पालमपुर की खूबियाँ हैं. सो पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड to neighboring villages and towns. जो छोटे शहर हैं उनको कस्बा कहा जाता है, टाउन, तो उनसे वो वेल कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? सो बाय वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड. ट्रांसपोर्ट इतना, it is by well developed system of roads. So Palampur is well connected to neighboring village and town by well developed system of roads. roads बहुत सारी हैं, और सिर्फ roads ही नहीं हैं, उसमें चलने के लिए ट्रांसपोर्ट भी हैं. ठीक है. और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से भी है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पहुँचती है. सो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें, सिंचाई की सुविधाएं सब जगह हैं, स्कूल्स. सो ये आसपास के शहरों से कनेक्टेड है और वहाँ की सुविधाओं का भी लाभ उठाता है. स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. Now there are 4 requirement for production of goods and service. क्या क्या चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन के लिए, बताओ? There are 4 require, हाँ, meant
हाँ बोलिए। गुड्स एंड सर्विसेज, ये बात सही है। तो अगर हम कुछ सामान, कुछ भी चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज देना चाहते हैं, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, जैसे कई बार बिस्किट कंपनी बिस्किट बनाती है, या कोई भी चीज़ ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं, गेहूं के चिप्स हैं, पैकेट्स हैं, तो वो भी गुड्स हैं। और सर्विसेज का क्या मतलब है कि जैसे बैंक सर्विसेज है, या कोई भी आदमी अपनी सर्विसेज देता है, तो पोस्टमैन है, तो हम सर्विसेज लेते और देते हैं एक दूसरे से। तो इन सब चीज़ों के लिए, और इन सब चीज़ों से क्या होता है, क्या इनकम होती है, क्या देश की इकॉनमी बढ़ती है। यदि अगर हमारे देश के लोग दूसरी जगह पर दूसरे देश के बच्चों को इंटरनेट पे पढ़ा रहे हैं, तो क्या उससे उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, और उससे देश की जीडीपी, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, यानी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ रही क्या हमारी। तो हमारे यहाँ के लोग कई बार क्या होता है, एनआरआई बन जाते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन बन जाते हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं, रहते हैं, और वो हमारे देश में पैसा भेजते हैं। क्या आपको मालूम है, वो जो हमारे यहाँ पैसा भेजते हैं वो 2 लाख करोड़ डॉलर होता है पर साल का। तो इतनी बड़ी, किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके परिवार यहाँ रहते हैं, सो वो बाई चेक भेजेंगे या बैंक में बाई नेट के थ्रू जमा करेंगे। वो फॉरेन में रहते हैं, लेकिन उनके परिवार यहाँ हैं। तो हमारे यहाँ सर्विसेज की थोड़ी दिक्कत है, तो इस वजह से क्या है, जॉब की वो नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में इजीली उन्हें जॉब मिल जाता है। तो जैसे आप ये देखिए, सऊदी अरेबिया या दुबई है, ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ में पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो वहाँ पर लेबर की भी ज़रूरत है, कि जो ऐसा हो, लेबोरियस पर्सन हो, जो मेहनत से काम करे, ज़्यादा वर्किंग आवर्स काम करे। तो हमारे यहाँ के लोग रेडी हैं तैयार करने, दो दे आर नॉट पेइंग गुड मनी, देन ऑल्सो वी आर रेडी टू वर्क फॉर मोर आवर्स एंड विद लेस फैसिलिटीज़। आपको मालूम है कि वहाँ जो बैरक है दुबई में, वहाँ 200 लोग एक एक बड़े बड़े हॉल में रहते हैं, तो उनको चीप लेबर मिल जाती है। अगर दुनिया में चीप लेबर की बात की जाए लेस फैसिलिटीज़ के साथ, तो वो इंडिया में आसानी से उपलब्ध है। तो यहाँ के लोग अगर वहाँ जाके काम करेंगे, तो हमारे देश के ऊपर एक तो बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा ना, कि अब इन्हें नौकरी देनी है, ऐसा करना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, सो बोझ कम बढ़ेगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि हमारे यहाँ जो अपराध होते हैं, सो वो क्राइम रेट भी तो कम होगा। अगर लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो क्या क्राइम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बोलो। तो वो वहाँ चले जाते हैं, और फिर वो सिर्फ वहाँ पर पैसे कमाते हैं, बल्कि उनकी फैमिली यहाँ रहती है। वाई दे आर नॉट गोइंग टू फैमिली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री डज नॉट अलाउ दैट द वर्कर शुड, हाँ, ऐसा भी उनके पास इतने पैसे नहीं, और दूसरी कंट्रीज अलाउ नहीं करती हैं कि वो सर्विसेज तो चाहती हैं, लेकिन वो भी बर्डन नहीं उठाना चाहती फैमिली का, कि उनकी फैमिली भी आकर रहे। वो अपने यहाँ का पॉपुलेशन तो बढ़ाना नहीं चाहेंगी कि, तो अमेरिका भी इंडिया से सर्विसेज लेता है बहुत सारी चीज़ों में, यहाँ के लोग वहाँ जाके काम करते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को ही अपने परिवार को रखने की सुविधा देता है, वो लिमिटेड 1-2% है बस। तो इस तरीके से जो सर्विसेज हैं, इंडिया प्रोवाइड्स या ऑफर्स 20% वर्ल्ड सर्विसेज। तो इंडिया के लोग जो भी हैं उसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, यानी थर्ड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता है और सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है। जो ज़मीन से चीज़ उत्पन्न हो उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो जैसे खेती है या गाय से दूध ले लिया, तो ये सब इनसे जो प्रोडक्शन होते हैं, इसमें हमने कुछ किया नहीं, इसमें सिर्फ हमने दूध ले लिया गाय को खाना खिला के। तो ये कौन सा सेक्टर है, इसमें प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं? तो ये कौन सा सेक्टर हुआ बताइए? अच्छा, प्राइमरी सेक्टर में हम माइनिंग को भी ला सकते हैं। तो माइनिंग में से ज़मीन से कुछ निकाल लिया, सो माइनिंग हो गया। और इसी तरीके से फार्मिंग हो गया,
और डेयरी का काम भी हो गया। सो मिल्क का काम, मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन किया, लेकिन अब हम आगे का काम करें सेकेंडरी सेक्टर। तो इन्हीं सब से अगर जो चीज़ हमने माइनिंग से आयरन निकाला है, अगर आयरन से हमने मशीनें बनाई और इसी तरीके से फार्मिंग से हमें व्हीट मिला है, उससे बिस्किट बना लें, और डेयरी वाले प्रोडक्ट से अगर हम अमूल बटर बना लें तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। तो क्या उसमें भी लोग इन्वॉल्व हैं? क्या उसमें भी लोग जॉब पाते हैं क्या? बहुत सारे लोग सेकेंडरी सेक्टर में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे बिस्किट मेकिंग। तो इस तरीके से बिस्किट मेकिंग, और इस तरीके से पैकेज्ड प्रोडक्ट। तो पैकेज्ड प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। डेयरी प्रोडक्ट में चॉकलेट से लेकर ना जाने कितने कितने डेयरी प्रोडक्ट हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट, पैकेज्ड डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये चीज़ है, एक तो ये हो गया, और साथ ही साथ एक टर्शरी सेक्टर भी है। वो क्या होता है? सेवा क्षेत्र। तो टर्शियरी सेक्टर्स क्या होते हैं? दैट इज सर्विसेज। जैसे सर्विसेज हैं, कोई भी तरीके की सर्विसेज दी जाती हैं। बैंक सर्विसेज, तो बैंक सर्विसेज हो गई। इंटरनेट सर्विसेज, जो कहीं काम करते हैं, तो पर्सन जिनके पास कुछ प्रोडक्शन करने को नहीं है लेकिन वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो जो सेवाएं देते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़मीन से सीधा उपजा लिया जाता है कोई चीज़। तो जैसे अगर आपने गेहूं उगाया तो वो प्राइमरी सेक्टर, गेहूं बेच दिया, लेकिन दूसरा अब उस गेहूं को खरीदेगा और इससे बिस्किट बनाएगा। तो उन चीज़ों से कोई दूसरी चीज़ बना लेना सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ रॉ मटेरियल है, ज़मीन से खुदाई कर ली तो प्राइमरी सेक्टर। खुदाई करने के बाद आपने कॉपर निकाल लिया, या कुछ भी आपने माइनिंग कर ली, तो माइनिंग से, या ज़मीन के ऊपर ऊपर से भी कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे आप देखते हो राजस्थान में, या मकराना में चले जाओ तो वहाँ पर आप जाके देखोगे, मंडोर में चले जाओ तो संगमरमर निकाली जा रही। ज़मीन के ऊपर ऊपर से निकालें तो क्वायरिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वायरिंग। और ज़मीन के अंदर अंदर से निकालोगे तो माइनिंग कहेंगे। तो क्वायरिंग किसको कहते हैं? ज़मीन के ऊपर ऊपर से, जैसे यहाँ पर मार्बल निकाल लिया, तो ये सब प्राइमरी है। लेकिन इनसे अगर कुछ बना के बेचा जाए, तो संगमरमर बेच दी जाए तब तो प्राइमरी है, लेकिन संगमरमर से मूर्तियाँ बना दी जाए, स्कल्पचर बना दिया जाए, तब बेचे जाए, मंदिर बनाया जाए, तो वो सेकेंडरी हुआ कि नहीं? तो कोई भी चीज़ अगर हम उससे प्रोडक्ट बना लें, चिप्स का पैकेट बना लें चीज़ों से, तो वो सेकेंडरी हो गया। तो ये चीज़ हो गई। सरसों, ज़मीन से सरसों उगाई और सीधा बेच दिया तो प्राइमरी है। लेकिन सरसों से तेल निकलता है, मस्टर्ड से तेल, और तेल की पैकेजिंग करके बेच दी जाए तो उसे सेकेंडरी। लेकिन इसके अलावा इनमें लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं में काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का। क्या आपको मालूम है, कहीं पर जहाँ तेल होता है तो वहाँ एक ऑफिस होता है, उसमें कुछ लोग बैठते हैं, कितना तेल हमने बनाया, कितना बेचा, अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटेंट भी तो रखते हैं। तो जो अपनी सेवाएं देते हैं इन सबको, या अलग से भी अपनी सेवाएं देते हैं, किसी भी सेक्टर में सेवा की तो ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है उसकी अकाउंटिंग करने के लिए। या इसके अलावा भी कहीं पर नेटवर्किंग सिस्टम है, या एक्सचेंज सिस्टम है, टेलीफोन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। या आपको मालूम है कि ये जो हम लोगों की कॉलिंग सर्विसेज हैं, बहुत सारी सेवाएं ली दी जाती हैं, ये चार्टर्ड अकाउंट जैसा बताया। तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम हो गया, या नेटवर्किंग सिस्टम हो गया। कोई भी बिजनेस बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग होती है। ऐसे लोगों को आपने देखा है कि जो आते हैं नेटवर्किंग के लिए कि हमारा सामान ले लो, ये अच्छा है, फिर इससे तुम 4 एजेंट बनाओ, फिर 4 बनाओ, ऐसे होता है कि नहीं? और लोग सामान बेचते रहते हैं। तो नेटवर्किंग सिस्टम हो गया। तो फिर भी अमेजन कोई भी एक सामान नहीं बनाता, लेकिन लोगों के सामान बेचता है। और क्या आपको मालूम है, ये टर्सरी सेक्टर में लोग लगे हुए हैं कि हाँ क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और एक पूरी ब्रांच है। तो उसमें भी लाखों लोग इन्वॉल्व हैं जो सिर्फ लिखा पढ़ी का ही काम कर रहे हैं। आप जो यहाँ से ऑर्डर देते हो कि लिखते हैं फिर उनको भेजते हैं, तो जो कुछ भी ना करें, सिर्फ सर्विसेज दें पेन के साथ जो अवेलेबल हो, उनको क्या कहते हैं? टर्सरी सेक्टर।
उनका और कुछ नहीं है, ड्यू टू देयर इंटेलेक्ट, क्योंकि वो क्वालिफाइड है, तो क्वालिफाइड होने की वजह से दे आर लॉरेट, तो वो कुछ दे सकते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम में काम कर सकते हैं या और भी कुछ कर सकते हैं, टेलीफोन में एक्सचेंज हो गया तो इन सब में रहते हैं। अच्छा आप देखो, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर आप सामान को उत्पादन करना चाहते हो? तो वो है लैंड, फिर लेबर चाहिए, फिर क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए क्या? क्योंकि अगर कैपिटल नहीं होगा तो ट्रैक्टर कैसे खरीदोगे, सीड्स कैसे खरीदोगे, यूरिया कैसे खरीदोगे, या मैन्योर कैसे खरीदोगे, अपने फर्टिलाइज़र कैसे खरीदोगे? सभी चीज़ों के लिए तो कैपिटल चाहिए, बिना पैसे के। कई बार तो इरिगेशन के लिए भी आपको दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, तो इरिगेशन के लिए भी। एंड ह्यूमन कैपिटल, लोग भी चाहिए क्या? ह्यूमन कैपिटल, तो कुछ भी, जैसे आप यहाँ देखो कि अगर आप पर हेक्टेयर देखो तो इट इज हेक्टेयर की मतलब है कि 100 मीटर और इंटू 100 मीटर, इसको पर हेक्टेयर कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर, तो ये काफ़ी बड़ी ज़मीन होती है। तो यहाँ पर हेक्टेयर में अगर मान लीजिए 5 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, भारत में ये हालत है, जबकि दूसरी जगह पर 10 हेक्टेयर में 1 लोग इन्वॉल्व रहता है, उनके पास इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन है, तो वहाँ पर 10 हेक्टेयर में 1 है, 1 पर्सन, तो उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। उनका कितना लग रहा है? बहुत कम लग रहा है। उनके पास इतने लोग ही नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, और हमारे में 5 पर्सन 1 हेक्टेयर पर। अगर आप देखोगे तो 50 गुना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि एक ही परिवार में ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। 5 आदमी रहते हैं तो कोई जाके बीज बो आया, कोई काट आया, कोई सिंचाई कराया। अगर वहाँ पर हमारे यहाँ 1 आदमी भी हो तो वो उसमें सफिशिएंटली कर सकता है, लेकिन उसी से जो उत्पादन होता है 5 खाते हैं। 1 पर्सन इज वेल कैपेबल टू लुक आफ्टर दैट। लेकिन फिर भी अगर एक ही दुकान में 4 भाई काम कर रहे हैं और एक ही भाई दुकान चला सकता है, तो उस एम्प्लॉयमेंट को क्या कहोगे? अनएम्प्लॉयमेंट को। क्या ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं है? तो ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है कि जिसमें 1 आदमी कर सकता है। अच्छा बाहर क्या है? बाहर आप जब भी पार्किंग करने जाओगे तो वहाँ कार्ड सिस्टम है, वहाँ आदमी कोई अवेलेबल नहीं है, अमेरिका या और कहीं चले जाओगे, सो वहाँ कार्ड सिस्टम है। जब आप उसको उसमें डालेंगे तो अपने आप बैरियर खुलेगा, पैसा उसमें से कट जाएगा, और कार आप वहीं छोड़ दीजिए, वो अपने आप पार्क कर देगा, और फिर वापस में कार्ड डालिए, वो कार आपकी आ जाएगी और लेके आप चले जाइए। तो इस तरीके से सिस्टम होता है, वहाँ 1 आदमी भी नहीं है देखने के लिए। सो इस तरीके से आप देखिए कि वहाँ कम पर्सन से, दूसरी जगह लेस पर्सन से ज़्यादा काम किया जाता है। इससे मशीन ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा? क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो उसको ज़्यादा वो पैसा देना पड़ेगा, और कम आदमियों से अगर कोई फर्म चल सके तो क्या वो अच्छा नहीं होगा? बोलो। कोई भी कंपनी, अभी जैसे स्पिनिंग जेनी बन गई, स्पिनिंग जेनी इंग्लैंड में बनी, आपको मालूम है? यहाँ 1 आदमी 1 कॉटन फाइबर बनाता था, सूत काटता था, कॉटन से, रुई से जो थ्रेड बनता है ना, और स्पिनिंग जेनी 1000 आदमी का काम अकेले कर सकती थी, 1000 कॉटन निकलते थे। और इस वजह से क्या हुआ? इंग्लैंड कॉटन कपड़ों का हब बन गया। और जब इतनी तेजी से, स्पिनिंग जेनी का भी आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया था। बोलो, अनएम्प्लॉयमेंट तो होता है, ये तो गांधी जी ने भी कहा है कि इफ यू आर मोर रिलाइंग ऑन मशीन्स, सो इंडिया शुड नॉट गो फॉर मॉडर्नाइजेशन, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पर्सन, वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री एंड वी शुड पे अटेंशन to small scale industry and not go for large scale industry, otherwise it will cause unemployment. However, if you do so, then you cannot meet the pace of world is moving at rapid rate. तो हम लोगों ने ये काम तो किया, लेकिन हमने अपने सर्विसेज सेक्टर में खूब ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षित बना दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जहाँ पर भी आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, जरा पेपर लेके देखो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़,
उसमें आधा पेपर इसी से भरा पड़ा है कि दूसरे देश की नौकरियां। पहले आप 20 साल पहले देखोगे तो अपने देश की नौकरियां आती थी, लेकिन अब दूसरे देश की, यहाँ की है, इजिप्ट की आ रही है, तो कहाँ की आ रही है, दूसरे दूसरे देश ऑफर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाया, उनके बराबर प्रोडक्शन भी किया, धीमा नहीं किया रफ्तार, लेकिन सर्विसेज के सेक्टर में हमने अपने लोगों को लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, क्या आप ये बात जानते हैं कि वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन इंडिया की है? क्योंकि अगर 800 करोड़ पूरे वर्ल्ड में लोग हैं, तो पूरे वर्ल्ड में अगर 800 करोड़ लोग हैं तो 170 करोड़ लोग हमारे ही हैं। बोलो, जिसमें से 150, मान लो ठीक है चाइना में है, तो चाइना में बहुत सारे लोग हैं, बट 170 करोड़ में से जो 150 करोड़ तो यहाँ इंडिया में रहते हैं, और बाकी सब जगह कितने रहते हैं? 20 करोड़। तो ये चीज रहते हैं। तो और इंडियंस पर लोग फेथ करते हैं, मतलब लोग चाइनीज को नहीं बुलाना चाहते हैं, क्योंकि चाइनीज लोगों में क्या होता है कि वो अपने देश के लिए सूचनाएं एकत्रित करते हैं और अपने देश को भेजते हैं। सो अल्टीमेटली दे आर ए सीक्रेट एजेंट ऑफ देयर कंट्री, जैसा उनकी कंट्री बोलती है वैसा वो करते हैं। हाउ एवर other countries easily have faith on Indians, they like the Indian services, जो हम लोग अपनी तरफ से ह्यूमन कैपिटल देते हैं तो उनको पसंद किया जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ के लोग सब जगह हैं। और क्या आपको एक बात और भी पता है कि चाइना में बहुत पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी, एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता था कोई। बोलो, ये बात मालूम है? क्योंकि वहां बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। लोगों ने ऐसा किया है। सबको करना ही पड़ा, 2 बच्चे रख ही नहीं सकते थे, तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर यंग लोगों की आज बहुत स्कैर्सिटी है, सब बूढ़े बूढ़े लोग हैं। तो अब वहां काम करने के लिए यंग जनरेशन है ही नहीं वहां पर वर्किंग करने के लिए। बोलो, सर क्यों नहीं है? क्योंकि अब अगर मान लो आप पॉपुलेशन पर नियंत्रण कर लोगे, पॉपुलेशन तो उन्होंने नियंत्रण कर ली, तो क्या हुआ कि नए बच्चे पैदा ही नहीं हुए। लोगों ने अब हर 2 में से 2 लोग मिलके एक बच्चा पैदा करेंगे, तो ऐसे ही अगले जनरेशन में पॉपुलेशन आधी नहीं हो जाएगी। तो उनकी आधी हुई, फिर आधी हुई, और बूढ़े लोग बढ़ते चले गए, और जो यंग थे वो क्या हुए बताइए? कम होते चले गए। तो यंग जनरेशन उनके पास अपने यहाँ ही काम करने के लिए नहीं है, बूढ़े भरे पड़े हैं। तो ऐसे में क्या वो अपनी ह्यूमन कैपिटल दूसरे देश में सेवाओं के लिए भेज सकेंगे? पहला रीजन वहाँ की पॉपुलेशन यंग नहीं है, और दूसरा रीजन ये भी है कि लोग चाइना पे फेथ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर किसी की सुविधाएं पसंद की जाती हैं तो इंडिया की। वी आर फ्लेक्सिबल, एंड इसके अलावा जो है कि वी आर हैविंग पेशेंस, कि जैसी भी कंडीशन में रखा जाए सो वी कैन यील्ड, हम उस पर जो भी है कष्ट में भी रहकर अपना काम कर सकते हैं। सो इस तरीके से देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए बताइए? जमीन चाहिए, फिर काम करने के लिए लेबर चाहिए, फिर और क्या चाहिए बताओ? पूंजी, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है? पूंजी चाहिए। और क्या चाहिए? कि श्रम का मतलब क्या होता है? ह्यूमन लेबर। तो जमीन, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और ह्यूमन कैपिटल चाहिए। ह्यूमन कैपिटल और भी काम करेगा, जरूरी नहीं है कि श्रम, लेबर तो श्रम कर ही रहा है, ह्यूमन भी चाहिए। ठीक है। सो इट इज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ। अब देखो, हियर इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स द आइटम। तो फिजिकल कैपिटल 4 चीजें बताई गई हैं। सो फॉर प्रोडक्शन व्हाट आर द थिंग्स नीडेड? लैंड, किसी भी काम को करना है, तुम्हें फैक्ट्री लगाना है तो क्या लैंड भी चाहिए होगी क्या? और उसमें काम करने के लिए लेबर भी चाहिए होगी जो काम करें। सिर्फ बैठा दोगे लोगों से तो काम तो नहीं होगा।
और इसके अलावा फिजिकल कैपिटल उस फैक्ट्री को लगाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मशीन, उसके टूल्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें भी तो पैसा लगेगा। तो दैट इज फिजिकल कैपिटल। ये सिर्फ फार्मिंग का ही नहीं है, कोई भी काम करोगे ये करना ही पड़ेगा। फिजिकल कैपिटल चाहिए और इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल तो इन सब का मतलब क्या है जरा ये समझें। तो फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स टूल, मशीन, बिल्डिंग। अब जैसे मैं भी एक तरीके का चाहे सर्विस सेक्टर ही चलाता हूँ, कोचिंग, तो हमें ज़मीन तो चाहिए, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, फिर उसमें साफ सफाई के लिए या कुछ भी करने के लिए लेबर भी चाहिए, कुछ उसमें बेंचेस भी चाहिए और कुछ टीचर भी तो रखने पड़ेंगे, बताइए। तो इस तरीके से जो फिजिकल कैपिटल में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, टूल्स, मशीन्स, और क्या चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, और इन सब के लिए पूंजी लगेगी। तो बिल्डिंग लगेगी, विच आर टुगेदर, इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं जाने नहीं वाली हैं। तो फिजिकल कैपिटल को इसका एक ये चीज़ हो गई विच इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। देखो फिजिकल कैपिटल एंड रॉ मटेरियल एंड मनी, लेकिन हाथ में तुम्हारे क्या कुछ पूंजी भी होनी चाहिए कि बाद में जिससे आप उससे कुछ खरीद सको। तो वो जो पूंजी होगी वो क्या कहलाएगी, क्या वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। जो आपने ज़मीन में पैसा लगा दिया वो तो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, लेकिन इसके अलावा मनी हो गया और रॉ मटेरियल, उसे क्या कहेंगे, मूविंग कैपिटल। क्या मान लो तुम उस जगह से हटाना चाहो कुछ चीज़, तो पूंजी तो है हाथ में, वो मूविंग कैपिटल है, मूवेबल। एक इमूवेबल चीज़ होगी और एक मूवेबल होगी। तो दूसरा वर्किंग कैपिटल जो रोटेट होती रहे। मशीन में जो पैसा लगाए वो रोटेट होगा क्या, मशीन बेच दोगे क्या कि सामान बेचोगे। तो एक ऐसा कैपिटल है आपके प्रोडक्शन में जो रोटेट हो रहा है, पैसा लगाया फिर पैसा आया, सामान लगाया फिर वो बिका तो नया रॉ मटेरियल आया। क्या चीज़ रोटेट हो रही बताओ। आप कॉटन लाए, कपड़ा बनाया, फिर और कॉटन लाए, फिर और कपड़ा बनाया, तो क्या वो कैपिटल कौन सा कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल है क्या, जिस पे काम करोगे मशीन पे। जूता बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी कि नहीं, लेकिन जब वो मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो नया मटेरियल, नया चमड़ा, लेदर नहीं लाओगे क्या। तो एक ऐसा भी चीज़ है कि रॉ मटेरियल जो बार बार आपको खरीदना पड़ेगा। मटेरियल जैसे मुझे बहुत सारे पेजेस खरीदने पड़ेंगे टेस्ट के लिए, तो वो रॉ मटेरियल हो गया, फिर यूज़ होगा, फिर और ख़रीदने पड़ेंगे, और मनी भी चाहिए होगा किसी न किसी काम के लिए। सो मनी, तो वो कैसा कैपिटल हुआ। फिजिकल कैपिटल के दो कौन कौन से टाइप हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये दो चीज हो गया। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड दीज ऑल आर नोन एज फैक्टर्स। ये जो चारों चीजें इन्हें क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज फोर things which are needed for productions are known as factors for productions. So these four things पूछा जाता है कि every production is organized possible बाई कंबाइनिंग, क्या क्या चीज़ें चाहिए, इन्हीं के कम्बिनेशन से प्रोडक्शन होगा। बाई कम्बिनेशन ऑफ लैंड, लेबर, ठीक है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो are called factors of production। नाउ अभी हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं आपको।
ह्यूमन कैपिटल। This is the definition of human capital. The skills, knowledge, and experience possessed by an individual or population, viewed in terms of their value or cost to an organization or country. देखिए, द स्किल, अगर किसी के पास स्किल है और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, इज काउंटेड एज ह्यूमन कैपिटल। इसे क्या कहेंगे? काउंटेड एज ह्यूमन कैपिटल। तो अगर किसी के पास ये सारी चीजें हैं तो क्या प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा? देखो, जो लेबर आप लगाओगे, लेबर कुछ नहीं जानती है, लेबर से आप फावड़ा कुदाल और ये सब बोलो, लिख सकते हो आप। ह्यूमन कैपिटल जहां पर भी है वहां लिख सकते हो कि आप अपने लैंड से अगर बहुत ज़्यादा भी खेती कर सकते हो, मल्टीफोल्ड, डबल, ट्रिपल। अभी पहले आप देखो उसी से कम खेती होती थी, लेकिन अभी क्या होने लगा है कि जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, आजकल जो साइंटिफिक मेथड है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो जो भी हमारी यील्डिंग कैपेसिटी है, क्रॉप पर एकड़ बढ़ती चली जा रही है। या फिर किसी भी फैक्ट्री में अगर आप और अच्छा प्रोडक्शन चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? क्या अच्छे से अच्छे स्किल्ड पर्सन चाहिए? उसके लिए क्या आपको नॉलेज चाहिए कि हम कैसे शूज़ बनाएं, और किस एक्सपीरियंस चाहिए क्या लोगों का? जहाँ ये सब चीज़ें होंगी उसे कैपिटल माना जाएगा कि हमारे यहाँ बेस्ट है। कार मेकर्स के पास भी अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, तभी तो वो अच्छी कार बना पाते हैं। और क्या उसका फ़ायदा उनको उसके जो भी है प्रोडक्शन में मिलता है क्या, बेनिफिट के तौर पर? बोलो। तो लेबर अलग चीज हो गई, ह्यूमन कैपिटल अलग हो गई। जो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है स्किल के क्षेत्र में, उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब देखो, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वैसे इंडिया में 70% जो भी लोग हैं वो फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं। 70% जनसंख्या यहाँ की किसानी करती है। सो ऐसा पालमपुर में भी है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% of the people are dependent on this activity. 75% of people depend on it, but the land area under cultivation is practically fixed. तो लोग तो ज़्यादा हैं, लेकिन जितनी भी कल्टीवेशन एरिया है क्या वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी? सो कल्टीवेशन एरिया जिसमें उपज होती है, फार्मिंग होती है, एरिया इज फिक्स्ड। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर। वहां पर कोई बैरन लैंड नहीं है, कोई बंजर लैंड नहीं है। देयर इज नो इनफर्टाइल लैंड। पंजाब और हरियाणा में एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है हर इंच में, ऐसे यूपी में भी होती है। अच्छा, बिहार में भी तो होती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल है, बिहार लो लेवल पर पड़ जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ज़मीन है, जैसे अभी बाढ़ आ गया, एक सीजन की फसल डूब जाती है, हमेशा ऐसा होता है। तो उसलिए वो जो उसकी बारिश होती है तो वहाँ पर भी फिर फार्मिंग नहीं होती ना? कहाँ पे? चेरापूंजी। चेरापूंजी में फार्मिंग नहीं हो सकती है। इस तरीके से मेघालय है, तो अभी मोहसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में, 400 सेंटीमीटर। हाँ, मोहसिन राम भी मेघालय में ही है, मेघालय में है। तो ये जो भी क्या नाम है? मोहसिन राम, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है मोहसिन राम में। तो अभी दिखा देते हैं मोहसिन राम इन मैप। Here are some pictures ये that देखो, match. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मोहसिन राम कहाँ पर है। नाउ
ये चीज़ जस्ट होल्ड, नाउ मौसम का ठीक है, इसमें यहाँ पे दिखाया गया है बट उतना क्लियर नहीं है। मौसिन राम लिखा है बट इट इज़ नॉट सो क्लियर। दिख रहा है आपको? मेघालय में है यस सर, यस सर। कि किस जगह कैसे है, ठीक है। सो ये अभी चेरापूंजी के आसपास है, यहाँ तीन तरफ बादल हैं, तो तीन तरफ बादल होने की वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पर क्लाउड्स आते हैं वो सब बारिश करके चले जाते हैं। तो चाहे अरब सागर की ओर से, अरेबियन सी की ओर से आने वाले भी मानसून यहाँ पहुँचते हैं, और बे ऑफ बंगाल की वजह से भी, तो यहाँ डबल बारिश होती है। सो देयर इज मेरा ये पासपोर्ट का है ना, एरिया कितना हुआ क्या सर? पासपोर्ट का दैन का एरिया आवाज़ क्लियर नहीं, फिर से बोल। हैं? कहाँ का? पालमपुर। पालमपुर में अभी देखो इसमें लैंड एरिया नहीं दिया, आगे दिया रहेगा, हम बता देंगे कि इट इज लैंड एरिया। लैंड एरिया हमको आपके उसमें दिखे तो बता देना, हमें तो अभी नहीं दिख रहा है। लैंड एरिया इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। टोटल लैंड एरिया अभी नहीं लिखा है, मुझे बुक देखनी पड़ेगी। तो आपको दिख रहा है, नेट से पूछ लेते हैं। लैंड एरिया ऑफ पालमपुर विलेज, The surface area of Palampur is 14.96 ये तो square असली वाले kilometers. का बता रहा है जो कांगड़ा में है, कोई बात नहीं। नाउ ये है लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स, देयर इज नो इनफर्टाइल लैंड, वहां पर कोई बैरन लैंड नहीं है। बैरन का मतलब समझते हो? बंजर जमीन जिसमें कुछ ना उगता, दैट इज बंजर, बंजर जमीन, ठीक है। सो वहां कोई बंजर जमीन नहीं है। नाउ all land is cultivated in Palampur during the rainy season. Farmers grow jowar and bajra. They are followed by cultivation of potato between October and December. तो अलग अलग टाइम पर बताया गया है कि रेनी सीजन, तो रेनी सीजन कब से कब तक है? जून जुलाई, तो अप्रैल से ले लो, जून जुलाई ले लो, मई या जून जुलाई अगस्त तक ले लो। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जून टू सितंबर, जून टू सितंबर तक क्या होगा, वहां पर रेनी सीजन में खरीफ होती है। खरीफ की क्या फसल होती है? सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ की फसल उगाई जाती है। खरीफ फार्मर्स गो ज्वार एंड बाजरा, दैट इज ए काइंड ऑफ मिलेट। तो ज्वार बाजरा उगाते हैं जो जल्दी उग जाता है। सो मिलेट भी एक तरीके का रागी होता है। सो खरीफ क्रॉप्स, लेट अस सी व्हाट आर द खरीफ Wikipedia, क्रॉप्स। Kharif crops, monsoon crops or autumn. सो नाउ जैसे खरीफ क्रॉप में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दीज आर द खरीफ क्रॉप्स कि राइस हो गई, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया, ग्राउंड नट हो गया या कॉटन हो गया, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। सो दैट हैज़ बीन शोन। लेकिन जो खरीफ क्रॉप हैं उसमें ये लोग क्या क्या उगाते हैं? खरीफ क्रॉप में से ऐसे कई हैं, जैसे बहुत सारे पैडी, धान ही हो गया पैडी, तो इस तरीके से ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। बट यहाँ पर जो दिखाया गया है, होती है सर, the crops which are grown in
wheat, in summer and but they are harvested during winter. it is correct. Grown in summer and harvested in winter, these are known as खरीफ क्रॉप. इसको हम लिख लेते हैं, जैसे व्हीट है, ओट हो गया, ठीक है, चिकपी हो गया, मस्टर्ड हो गया, आलमंड हो गया, ब्रोकली हो गया. चिकपी ये एक वो होता है, ऐसा होता है. देखने से पता चलेगा कि चिकपी क्या है, बट ये द क्रॉप विच इज ग्रोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर. तो ये रेनी सीजन की क्रॉप है. द क्रॉप अरे जनवरी टू सितंबर होता है. जून, सो विच इज ग्रोन इन समर. इसका मैं टाइम भी बता देता हूँ, लेकिन आपके में तो ऐसा ही दिया है रेनी सीजन में जो क्या होता है, इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर. और अक्टूबर से दिसंबर होता है. अब देख लेते हैं कि ड्यूरेशन इनकी क्या क्या है. ड्यूरेशन ऑफ रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स. Here is information from Drishti IAS. सो सर आपने रबी की बात क्या बोला था, जायद क्या बोला था आपने? जायद सब्जियों की होती है. तो इनकी क्या क्या ड्यूरेशन है. नाउ अब देखो कि ये जो खरीफ हैं ये जून में बोई जाती हैं और सितंबर तक हार्वेस्टेड होती हैं. जून जुलाई में बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक काट लिया जाएगा. सो ये जो हमने आपको खरीफ, हाँ, तो इट इज़, इसको लेकिन पानी काफ़ी चाहिए होता है, तो इसलिए बारिश में बोई जाएगी. तो जून जुलाई में इसे क्या करेंगे बताइए, सोन. और इसके अलावा अगस्त से, और इसे काटेंगे कब, सो ठीक है, तो इन अक्टूबर दिसंबर कहा गया. खरीफ कल्टीवेशन में तो it is followed by potato cultivation in the months of October to December as the third crop. हार्वेस्टेड, तो इसमें हार्वेस्ट कर दिया जाएगा. खरीफ की ये होती है, लेकिन फिर भी हर जगह क्या होता है कि हमारे यहाँ जो मानसून है वो 3 मंथ्स के स्पैन में आता है. जैसे बम्बई में आप देखोगे तो 1 जून को आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं बहुत लेट पहुँचता है. जैसे दिल्ली में पहुँचते पहुँचते उसको देर हो जाती है, तो वहाँ पर 1 जुलाई तक राजस्थान में पहुँचता है. तो इसलिए जगह जगह पर जो खरीफ की फसल है उसके बोने और काटने का समय भी मानसून के हिसाब से तय होता है. तो हमारे यहाँ जो एक तरीके का कमिंग ऑफ मानसून और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, इसमें 1.5 महीने समय आने का है, 1.5 महीने जाने का है, तो 3 महीने मानसून हमारे भारत में रहता है. तो अब इसमें जैसे इन्होंने बताया है बुक में, तो वो लोग क्या करते हैं, पालमपुर के लोग, उसको मैं बता रहा हूँ कि खरीफ की फसल ये उगाते हैं प्राइमरीली. लेट अस सी खरीफ क्या है उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पालमपुर के लोग क्या उगाते हैं, सब कुछ सब नहीं उगाते हैं. सो दे इन ड्यूरिंग खरीफ वो मिलेट, मिलेट का मतलब है जो सीरियल्स है, अनाज उगाते हैं. सो दे आर ग्रोइंग ज्वार एंड बाजरा. सो ये कब उगाते हैं, ड्यूरिंग रेनी सीजन. बस हमें यही याद रखना है, ड्यूरिंग रेनी सीजन. ठीक है. पालमपुर पीपल ग्रो, ये क्या करेंगे, ग्रो ज्वार एंड बाजरा, जो कि एक अनाज है, सीरियल है, अनाज उगाते हैं. इसके अलावा दे आर फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. सो अब वो उसको जायद की फसल कहेंगे. सर ग्रो के बाद क्या लिखा आपने? ग्रो ज्वार, ज्वार, ज्वार एंड बाजरा. तो ज्वार एंड बाजरा क्या है कि ज्वार गेहूं, ज्वार से क्या बनता है, ज्वार को अगर छील दो तो क्या बनता है, उसी को निकाल के तो गेहूं बनता है. और बाजरे की भी तो रोटी होती है जो सरसों के साथ खाई जाती है. ठीक है. तो इस तरीके ये चीज हो गई. नाउ इसके अलावा वो क्या करते हैं कि
अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में ये लोग खरीफ की फसल उगाते हैं. सो एंड अक्टूबर टू दिसंबर. सो ये इट इज फॉलोड बाय पोटैटो. इट इज फॉलोड बाय पोटैटो. फिर पोटैटो उगाएंगे इन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. 3 महीने में वो पोटैटो उगाते हैं. एंड दिसंबर. तो ये ज्वार एंड बाजरा ये कब तक उगा लेते हैं? ड्यूरिंग रेनी सीजन में उगा लेंगे. ठीक है. और फिर ये उगाएंगे आफ्टर दैट. OCTOBER. तो अक्टूबर एंड दिसंबर में ये उगाएंगे ड्यूरिंग विंटर सीजन, जो कि रबी क्रॉप है. ड्यूरिंग विंटर सीजन दे ग्रो wheat, sugar cane एंड ये सारी चीजें उगाते हैं. तो ये है. तो एज रबी क्रॉप. तो ये पालमपुर में उगाया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है. नाउ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम फार्मर्स ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर. अगर मान लो कहीं पर अच्छी सिंचाई की सुविधा हो तो वहाँ 3 फसलें उगाई जा सकती हैं. और लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा ना हो तो वहाँ 2 ही फसल होगी. रबी की होगी और खरीफ की होगी. बीच में सब्जियां नहीं उगा सकोगे. तो इसलिए ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज इन वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है वहाँ पर. सिस्टम they grow 3 crops in a year. In a year. ये है. अब देखो, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब, अगर आपने एक जगह कोई चीज़ उगाई है और उसी में दूसरी चीज़ भी उगा रहे हो, तो ये दूसरी चीज़ भी उगा ली, तो और फिर दूसरी चीज़ ये अल्टरनेट रो में उगा ली. तो इससे अगर इसमें कीड़े पड़ेंगे तो क्या इधर कीड़े पड़ेंगे? बताओ. क्योंकि बीच में आपने बैगन उगा लिया तो वो कीड़े यहाँ से यहाँ नहीं जा सकेंगे. तो किसी एक रो में ही खराबी आएगी, सारी फसल नहीं खराब होगी. और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जमीन से, अगर एक फसल कुछ और न्यूट्रिएंट्स चाहती है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, तो दूसरी फास्फोरस चाहेगी. तो न्यूट्रिएंट्स का इनमें झगड़ा भी नहीं रह जाता है. देयर इज नो कंपटीशन. तो सबको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. और दूसरी चीज, मल्टीपल क्रॉपिंग कई लोग क्रॉप रोटेशन की तरह भी करते हैं. कि मान लीजिए 3 अलग अलग लैंड है, यहाँ पर व्हीट उगा दी, व्हीट को कार्बोहाइड्रेट चाहिए. यहाँ पर इसी तरीके से दालें उगा दी, पल्सेस, चना, और फिर क्या और यहाँ पर उन्होंने सब्जी उगा दी, पल्सेस उगा दी, और यहाँ वेजिटेबल्स. तो अब इससे क्या होगा? वेजिटेबल को क्या चाहिए? क्या मिनरल चाहिए? पल्सेस को क्या चाहिए? क्या प्रोटीन चाहिए या नाइट्रोजन? और व्हीट को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट. और अब इसका रोटेशन किया, ये यहाँ उगाई, ये यहाँ उगाई, ये यहाँ उगाई. तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट नहीं हो पाते. तो अभी इधर वाले से कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया गया है, तो जब अगली बार यहाँ पर व्हीट उगाई जाएगी तो क्रॉप रोटेशन में क्या होगा कि फिर ये कार्बोहाइड्रेट इसके पास खूब रहेगा, वो दे देगा व्हीट को. फिर अगली बार यहाँ से यहाँ व्हीट उगाया जाएगा जहाँ वेजिटेबल है. तो अल्टरनेट अगर रोटेशन करके क्रॉप करोगे तो कभी भी सॉइल जो है आपकी बैरन नहीं होगी. नहीं तो जमीन से अगर आप ज़्यादा फसलें उगाओ तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ? सॉइल बैरन हो जाएगी, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे. तो क्रॉप रोटेशन इसलिए किया जाता है कि सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें. और ये जो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है ये इसलिए किया जाता है जिससे कि कीड़े आगे बढ़ ना पाए. तो ये मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है.
और ये क्या है बताइए, क्रॉप रोटेशन। समझ में आ गई बात कि क्यों ऐसा वहाँ के लोग करते हैं, पालमपुर के लोग। सो इट इज टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, it is known as multiple cropping. It is most common way of increasing production from the same land, and it is modern farming method for higher yield. Now multiple cropping system. According to Wikipedia, in agriculture, Now, multiple let us cropping see. or multi-cropping is the practice of growing two or more crops in the same piece of land during जैसे one कि growing season यहाँ instead पर of देखो, just one crop. यहाँ पर अलग अलग फसलें उगाई जा रही हैं एक ही फील्ड पर। तो अगर आप देख रहे हैं कि कई तरीके की अलग अलग फसलें उगेंगी तो उससे क्या होगा, नाउ ये देखो अलग अलग हैं कि नहीं, तो किसी पे एक पे कीड़ा लगेगा तो दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा क्या, सर हो तो सकता ही है ना, बोलो। सर हो तो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग के कीड़े अलग अलग प्लांट के अलग अलग होते हैं, तो इसलिए कंटिन्यूएशन में कीड़े लग सकते हैं, लेकिन अगर बीच में लैंड या सॉइल या फिर दूसरा प्लांट आ गया तो वो उस कीड़े पे उस पे नहीं लग सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स को अलग अलग तरीके के कीड़े लगते हैं, तो सेम कीड़ा सबको नहीं लगता है। समझ में आई बात। तो इसलिए ये चीज मल्टीपल क्रॉपिंग में आपकी फसल का नुकसान नहीं होगा। अब देखो, सो पालमपुर जो भी फार्मर्स हैं अडॉप्ट मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न, वो क्या करते हैं, पालमपुर फार्मर्स अडॉप्ट मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, एंड इट इज दे यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। वो दे यूज HY, तो HVY सीड्स। HVY सीड्स का मतलब क्या होता है, No, sir, HY. हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। सो दैट इज हायर यील्ड Higher yielding varieties of seeds. वैरायटी सीड्स वो यूज करते हैं, ठीक है। दे यूज HYV सीड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। टू इम्प्रूव दैट इज द पर एकड़ प्रोडक्शन, ऐसा करने के लिए वो करते हैं। अब देखिए, नाउ the green revolution in late 1960 introduced the Indian farmer to cultivate wheat and rice using HYV seeds. It is promised to produce much greater, तो इससे जो भी फसल होगी उसमें गेहूं ज़्यादा आएगा, यानी जो ग्रेन्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, तो वजन ज़्यादा होगा, तो फार्मर को, किसानों को जो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जैसा भी होगा, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी किसान को पास्चर ज़्यादा चाहिए, पत्ते ज़्यादा चाहिए, अगर उसे घास बनानी है तो उसमें प्रोफ्यूज पास्चर चाहिए। जैसे कभी चारा बनाने वाला अगर है तो उसमें क्या चाहिए बताइए, पत्ते ज़्यादा चाहिए जिसे चारा तैयार करना है, और किसी किसी को क्या चाहिए, ग्रेन चाहिए। तो अगर ग्रेन के केस में क्या होगा कि जो ग्रेन यहाँ पर होगा तो हमें बहुत लंबा नहीं चाहिए प्लांट। कैसा प्लांट चाहिए बताओ, छोटा प्लांट चाहिए कि नहीं, और छोटे में ही ग्रेन आ जाए तो आपके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होंगे। तो जैसे आपने ज्वार उगाया, बाजरा उगाया, तो उसमें आपको क्या चाहिए, बहुत ऊंचा जाके तब ज्वार उगे कि छोटे में ही उगाए, छोटे में उग जाएगा तो जल्दी जल्दी उगेगा, तो दाने बड़े बनेंगे, तो हमें कम न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। तो जैसा अगर हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स होता है वो इन सब बातों का ध्यान रखता है कि पास्चर है तो उसमें प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग हो, और अगर ये है उसमें स्टेम ज़्यादा ना हो, ब्रांचिंग ज़्यादा हो, और अगर ये है तो ये नाटा हो और ड्रॉप हो, और साथ में इसमें ग्रेन्स बड़े बड़े हों। ये सारी चीज़ें HYV में ध्यान दी जाती है। सेकंड वाला कौन सा है? दैट इज ये दैट इज पास्चर। पास्चर का मतलब है, या ये भी कह सकते हो कि जो चारा होता है,
पशुओं का चारा, और ये ग्रेन है। तो अब हमारे जो इंडिया में 3 तरीके के रेवोल्यूशन हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी तरीके से वाइट रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन। इन सब का क्या मतलब है? 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसमें क्या किया? 1960 में क्या काम हुआ होगा ग्रीन रेवोल्यूशन में? क्या ऐसे सीड्स दिए गए या लोगों को यूरिया और फर्टिलाइजर फ्री दिए गए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके? बोलो। या उनको सब्सिडाइज रेट पे दिए गए, तो जिससे हमारे देश में अचानक क्रॉप का जो है प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इस तरीके से इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद 75 में वाइट रेवोल्यूशन आया, उसमें क्या हुआ होगा? क्या हमारे यहाँ लोगों को कैटल्स दिए गए फार्मिंग के लिए, या उसको बढ़ावा दिया गया जिससे दूध बहुत बढ़ गया? बोलो, उसको क्या कहेंगे? वाइट रेवोल्यूशन। दूध ही दूध हो जाए, जैसे गुजरात में। क्या? वो तो कैटल ही दे सकता है ना। कैटल देगा, लेकिन जो है अगर गवर्नमेंट प्रमोट करेगी कैटल फार्मिंग के लिए, और जो भी चीज़ें हैं हट देगी या कैटल फार्मिंग के लिए सामान देगी, नॉलेज देगी, तो लोग कैटल फार्मिंग करेंगे। तो ऐसा इंदिरा गांधी ने किया था वाइट रेवोल्यूशन के लिए कि हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी की फार्मिंग बढ़े। तो उस चीज़ को गवर्नमेंट जब स्कीम चलाती है तो लोग उसका बहुत फ़ायदा, उसके लिए उसने लोन दिया लोगों को फ्रीली, अगर जो लोग कैटल रखना चाहते थे तो उससे फिर लोगों ने लोन लिया, बहुत कैटल खरीदे, उनको रखा, और वाइट रेवोल्यूशन आया, दूध बढ़ता गया। और ब्लू रेवोल्यूशन में इंदिरा नहर योजना चलाई गई, जगह जगह पानी काट काट के जहाँ जहाँ नहीं था राजस्थान में पहुँचा दिया गया। तो यहाँ पर भी एक कायलाना ले गई इंदिरा नहर योजना की वजह से बनी है। तो यहाँ पर भी जोधपुर में भी पानी आ गया, जहाँ 1-2 पेड़ हुआ करते थे वहाँ जगह जगह पेड़ हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन आ गया, पानी पानी पहुँच गया। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? कौन से रेवोल्यूशन की? ग्रीन रेवोल्यूशन की, ठीक है। सो 1960 में लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1960 एंड पालमपुर विलेज पर्सन्स हैव गॉट हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स। तो ये भी एक पॉइंट है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1960 एंड पालमपुर village farmers got HYV seeds। तो ये चीज है। now the which has produced larger amount of grain in same piece of land, which has produced, which had produced, उससे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, larger amount of grain in same piece of land। तो उसी लैंड में बहुत सारा हुआ अनाज, piece of land। now HYV seed needs plenty of water and chemical fertilizers and pesticides to produce best result। HV जो हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, इनको क्या चाहिए? नीड्स, बहुत पानी चाहिए, इनकी देख रेख बहुत होनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर भी चाहिए, और क्या चाहिए? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब जानते हो कि जो कीड़ों को मार सके, कीटनाशक। और ये खाद होता है फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर तो यूरिया है, वैसे मैन्योर भी हो सकता है, ये सारी चीजें उनको चाहिए, ठीक है, टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। जो पेस्टिसाइड होता है वो कीड़ों को हटाने के लिए होता है, फर्टिलाइज करने के लिए होता है, That is- उपजाऊ बनाने के लिए। हाँ, ये इट इज गिविंग सप्लीमेंट टू सॉइल। सबको चाहिए ना। सबको चाहिए, लेकिन अगर HVY है वो आपको जो 3 महीने में फसल है वो 2 महीने में ही तैयार करके दे देगा। तो उसका जो नेट ग्रोन एरिया, वो टाइम पीरियड है, फोटो पीरियड, वो कम भी होता है। 3 महीने की फसल वो कैसे हो जाता है? फोटो पीरियड, क्योंकि वो छोटे पौधे में ही आपको रिजल्ट देने लगेगा।
पौधे को उतना बड़ा नहीं होना है। फिर होता क्या होगा प्लांट के जो कि ऐसा हो जाता है? उसमें क्या होता है कि जो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है, तो ऐसे पौधे हैं कि जिनमें छोटे पौधे में अनाज आ जाता है लेकिन खराब अनाज है, और एक बड़े पौधे हैं और उनमें बहुत मोटा मोटा अनाज है, तो वो क्या करेगा कि इसका डीएनए लेगा। क्या हर एक प्लांट में सेल होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, Yes, sir, होता है। तो सेल के अंदर क्या डीएनए होगा, तो इसका और इसका डीएनए, आधा डीएनए इसका लेगा और आधा डीएनए इसका लेगा, उन दोनों को जोड़ देगा। इसको कहते हैं, ये जो भी चीज जैसे जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स एक अभी बायोटेक्नोलॉजी, आप 11th में जाओगे तो बायोटेक करके सब्जेक्ट आएगा, एक बायोलॉजी अलग है, बायोटेक अलग है। तो वो डीएनए कम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। कई ऐसे पपीते होते हैं जिनमें बीज होते हैं और बहुत मीठे हैं, लेकिन कई ऐसे खराब पपीते हैं जिनमें बीज नहीं है। अगर दोनों के डीएनए कंबाइन कर दिए जाएं तो हमें मीठे पपीते भी मिलेंगे, उसमें बीज भी नहीं होंगे। आजकल ऐसे पपीते बाजार में आ गए हैं। तो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड फ्रूट्स पैदा कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर होता है वो प्लांट के लिए हार्मफुल भी होता है ना? रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें क्या है कि अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे सॉइल में तो सॉइल फर्टिलाइज़र डिपेंडेंट हो जाएगी, और उसमें जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे अर्थवर्म हो गया, ये सब मर जाएंगे। तो सॉइल का अपना जो मॉइस्चर है, और फर्टिलाइजर खराब होता है। देखो सॉइल को सप्लीमेंट जब तक दोगे, फर्टिलाइज़र देते रहो, फसल उगती रहेगी, लेकिन उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप जो फिश है बाहर रहे पानी में और एक्वेरियम में रहे, तो बताओ एक्वेरियम में एक दिन बिना ध्यान दो तो क्या मछली मर जाएगी? Yes, sir. तो आप अपने फार्म में अगर कुछ भी एडिशनली ऐड करने लगोगे तो वो कैसी हो जाएगी, वो एक तरीके का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बन जाएगा, वो नेचुरल थोड़ी ना रहेगा। फिर वो आप फिश का जो आपने एग्जांपल दिया कि हम एक दिन फिश का ध्यान न रखें तो वो फिर मर जाएगी, तो मतलब उसका एग्जांपल इसे रिलेट कैसे करता है? इस तरीके से, क्योंकि हमने उस नेचुरल इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना लिया। हमने मछली को एक्वेरियम में रख दिया, उसको पानी दे रहे हैं, उसमें क्लोरीन दे रहे हैं, और पॉन्ड में मछली थी तो कभी ध्यान ना दो, कभी ना मरे। उसी तरीके से जो हमने अपनी ज़मीन को अपने हिसाब से खाद देना शुरू कर दिया, नहीं तो सॉइल का अपना टेक्सचर था, उसमें अर्थवर्म थे, कीड़े थे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो उसको बचा कर रखते थे मॉइस्चर को। अब जब आपने उसको खुद ही अंडरटेक कर लिया, नहीं हम जिम्मेदारी लेंगे, हम इसके न्यूट्रिएंट्स पूरे करेंगे, तो क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड रह जाएगी? वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालेगा, उन अर्थवर्म्स को मार डालेगा। तो क्या उनमें नेचुरल, फिर हमें यहाँ पर ये आपने लिखा है कि हमें ये सब जरूरी है, तभी कोई प्लांट ग्रो हो पाएगा, तभी वो प्रोड्यूस हो पाएगा। फिर हमें इसको यूज ही नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आएगा, और फिर उसके बाद खाद्यान्न की समस्या पैदा हो जाएगी। मान लो आप कहोगे कि ठीक है हम आराम से करेंगे, हम सॉइल को देखेंगे, पॉपुलेशन तो आपकी एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ती चली जा रही है, इनको अनाज नहीं दोगे तो कहाँ से खरीदोगे? तो जो है हम लोग जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट में लॉन्ग टर्म लॉस को नहीं देख रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म हार्म्स ऑफ दिस। तो हम जो भी किसान है उनको जो भी है 200 रुपये का फर्टिलाइज़र 60 रुपये में मिल रहा है, वो भी खरीद के डाल रहे हैं, और एक साल में 5 फसलें उगा रहे हैं, और बाद में उनकी ज़मीन बैरन हो जाती है, वो रोते हैं बैठकर। ये चीज़ हो ही रही है। तो लेकिन इससे क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है। अगर सरकार ने उनको पानी सब्सिडी पे दे दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी की छूट दे दी, बोला जितना भी बोरवेल से चाहो पानी निकालो और इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो वो अपने, आपको मालूम है राजस्थान के लोगों ने यहाँ धान उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब तो फ्री हो गई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चलाओ और इससे टुल्लू वाटर पंप से पानी निकालो, पूरे में धान उगाओ। ये भी होने लगा। तो जब सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें मिलती हैं तो लोग फिर क्या करते हैं, उसका एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं। तो वही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जब गवर्नमेंट ने लोगों को फर्टिलाइजर्स कम रेट पे दिया तो लोगों ने 5 फसलें उगाई, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो एक फ़ायदा लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट हुआ, बट उससे उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है फसलों को। और जो है ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि हमारे यहाँ अनाज की कमी हो गई। दैट इज़ जो भी है हमारी
पॉपुलेशन 37 करोड़ से ये एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ती गई आज़ादी के बाद। तो जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई और जो नेट सोइंग एरिया है वो तो नहीं बढ़ा, तो फिर उस समय जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी को ये पता चला कि अब हमें खाद्यान्न बाहर से मंगाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में जो भी हमारे खाद्यान्न होते थे वो बहुत सारे ड्यू टू फैमाइन या किसी न किसी फ्रॉस्ट की वजह से ख़राब भी हो जाते थे, और उनको रखने की रख रखाव की भी, इफ़ देयर इज़ ए ग्रेन प्रोड्यूस्ड एंड इफ़ वी आर नॉट प्रोक्योरिंग फॉर नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स, उनमें सड़ जाते थे और उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती थी। तो इस तरीके से क्या होता था कि हमारे अनाज की कमी होने लगी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं थे। तो इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन भी बनाए गए, और इसके अलावा जो भी कोल्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी, जहाँ पर अनाजों को रखा जा सके, तो वो भी बनाए गए, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स। कॉस्ट होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उसको सब्सिडी रेट पर देती है। तो HYV सीड्स हैं तो शुरुआती इसकी कीमत कॉस्ट है, फिर जब उगने लगा तो तुम अपने घर से ही HYV सीड बांटो लोगों को, तुम्हारी एक फसल हो गई। आते कहाँ से हैं? DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, मान लीजिए बनाया शुरू में, फिर उसको क्या किया इन्होंने, लैब में तैयार किया, शुरू में थोड़े थोड़े सीड दिए, किसानों ने उगाए, फिर ज़्यादा हो गए, वही सीड फिर बांटो लोगों को, वही ले जाके दो। बने कैसे होते हैं कि जैसे दो प्लांट में जिनमें डिफरेंट ट्रेट्स हैं, अगर आप उन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन करा दो, आपको मालूम है ना कि फ्लावर होते हैं, फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और एक तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें से ग्रेन्स इसमें जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? तो पॉलन ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये चीज़ होता है कि पॉलन एक मेल जर्म सेल है, वो इसमें जब जाएगा तो उससे क्या होगा कि इसके प्रॉपर्टी और इसके प्रॉपर्टी मिक्स हो जाएंगे। जैसे एक नीग्रो की शादी अमेरिकन लड़की से कर दो तो बच्चा काला और सफ़ेद के बीच का पैदा होगा कि नहीं होगा? उसमें मदर और फादर दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? तो मान लीजिए इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसमें अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, तो जो नया प्लांट होगा उसमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी। तो इसकी तरह की मिठास भी होगी पपीते में, और इसमें बीज नहीं थे तो बीज नहीं होगा। तो वो एक तरीके का लैब में कैसे कर लोगे? लैब में आप सीड्स बना सकते हो, लैब में आप कैसे प्रोडक्शन कर लोगे? लैब में आप DNA बनाते हो, और DNA भी माइक्रो अमाउंट में होता है, फिर उसको प्लेट में आगार मीडियम में टिश्यू कल्चर में रखकर धीरे धीरे ये जो है बढ़ाया जाता है, फिर इससे सीड बनाए जाते हैं। तो वो जो है बहुत थोड़े से सीड होते हैं, वो मिलीग्राम में, उतने बांट दिए जाते हैं पैकेट में। उसको वो जब खेतों में उगाया जाएगा, तो आपको मालूम है कि किसी लैब के चारों तरफ जो इस तरीके से बीज अनुसंधान केंद्र होते हैं, उनके चारों तरफ भी उनका अपना एक एरिया होता है, उसमें वो लोग और सीड डेवलप करते हैं। लेकिन वो सीड भी लिमिटेड हैं, क्योंकि पूरे विलेज को बांटने हैं और कई कस्बों को बांटने हैं, तो वो उतने ही हैं कि थोड़े हैं। बताइए। फ्री में नहीं बांटेंगे, सब्सिडाइज रेट पे बांटेंगे, ये क्लेम करने के लिए कि पहले बहुत सारा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब उसमें कुछ सक्सेसफुल होते हैं कि इसको इससे मिलाया, इससे इसको मिलाया। तो ये एक तरीके की बायोटेक्नोलॉजी है कि DNA को DNA से मिलाकर, आप जैसे अभी एक संभव हो गया है कि एक पेरेंट्स जाते हैं, अमेरिका में तो संभव हो चुका है कि वो बताते हैं मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें हिटलर जैसा ये गुण हो, इंदिरा गांधी जैसा ये गुण हो, सूरदास की तरह कविता बनाता हो। उनके पास सभी जीन के कोड हैं, 2000 साइंटिस्ट वहाँ लगे हुए हैं कि हर एक का कोड उन्होंने रख दिया है, हमें इसकी चौड़ी लंबी नाक चाहिए, ऐसी चाहिए, आप उनको गुण बताओ और पैसा दे के आओ, वो वैसा ही बच्चा प्रोड्यूस करके मदर्स के बॉम्ब में ट्रांसप्लांट कर देंगे और कहेंगे ये सारा गुण इसमें होगा। तो ये चीज़ जो हम लोगों में जीन है, हमारे में इनहेरिटेज फैक्टर है कि हम पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं, उन्होंने उसे पहचान लिया है। आपको जैसा बच्चा चाहिए, नीली आंखों वाला चाहिए या ब्लॉन्ड या सुनहरे बालों वाला चाहिए, क्या
तो ये चीज़ हो सकती है. सो दैट वी, दिस इज ओनली बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक जो करके बाहर जाते हैं उनके लिए 60,000 पर मंथ का तो सीधा ऑफर कहीं से होता है. आजकल ये बहुत एक तरीके से एरिया ऑफ थर्स्ट है कि यहाँ पर लोग आसानी से एकोमोडेट हो रहे हैं, तो लोग बायोटेक करते हैं और इस फील्ड में नौकरी पाते हैं. तो 11th में ये बायोटेक एक सब्जेक्ट के तौर पर अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है. तो यहाँ के लोग जो है ज़मीन में क्या क्या डालते हैं बताइए. फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं. किस लिए प्रोड्यूस करते हैं, यूज़ करते हैं? टू प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन, greater amount of grains in single plant. तो ये चीज हो गई. नाउ इसके अलावा फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर फर्स्ट टू अडॉप्ट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड वर रिवार्डेड विद हाई यील्डिंग ऑफ व्हीट. तो सबसे ज़्यादा ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इसको सबसे ज़्यादा किसने अपनाया? क्योंकि 5 नदियाँ जहाँ से जाती हैं, पंज आब, आब यानी नदियाँ, पंज का मतलब 5. तो यहाँ पर जो अलग अलग है तो व्यास, सतलुज, गंगा और इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ यहाँ मिलती हैं. तो पानी की कमी थी ही नहीं हरियाणा पंजाब में. और यूपी भी इट इज़ ऑल, वो सिल्ट से बना हुआ है, जो पहाड़ों से लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से. सो इस वजह से एलुवियल सॉइल है, सो इस वजह से वहाँ खूब आसानी से उपज होती थी. तो यहाँ पर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सीधा जो है उत्तरांचल हरिद्वार के बाद पानी यहीं आता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो खूब सारा पानी था मेरठ, सहारनपुर, इन सब जगहों पे. तो इन लोगों ने इसको अपनाया क्योंकि इसके लिए प्रोफ्यूज्ड वाटर चाहिए, सरप्लस वाटर, और इनको अवार्ड किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में कि हाईएस्ट यील्डिंग एरिया है. सो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वर had adopt modern farming method. Adopt Punjab, Haryana, farmers of Punjab, Haryana and Western UP has adopted modern farming method. adopt और adapt में क्या difference होगा फिर? Adopted a modern farming मेथड. एक मिनट, हम अडाप्ट का मतलब बच्चे को अडाप्ट, गोद लेना होता होगा, जरा देख लेते हैं. अडेप्ट, Here's the definition of adapt. To become familiar with a new situation and to change नई your behavior परिस्थिति accordingly. में के अनुसार व्यवहार करना. अडेप्टेड, जैसे कि यहाँ पर अगर धूप है देन वी आर अडेप्टेड टू सिचुएशन. हम धूप को सहन कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस यहाँ आ जाएंगे तो धूप को नहीं सहन कर पाएंगे. अडेप्टेशन, जैसे जो बहुत सारे जानवर हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो जो हैबिटेट में बदलाव होते हैं उसके हिसाब से उनमें अडेप्टेशन आ जाते हैं. बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और उनको कैमोफ्लेज की सुविधा मिल जाती है, वो पत्तियों में छिप जाते हैं जिससे उनको क्रो खा ना सकें, गौरैया खा ना सकें. तो इसको कहते हैं अडेप्टेशन. उनमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में कि वो अपने प्रीडेटर से बच सकें. जो प्रे होते हैं शिकार, वो शिकारी से बचने के लिए उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं कि वो आसानी से छिप सकें. समझ में आ गई बात कि नहीं? Yes sir. और the meaning of adopt? अडॉप्ट का मतलब अपना लेना. जैसे आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो. सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, तो इन लोगों ने अपनाया एंड, ठीक है, सो एंड रिवार्डेड विद हाई यील्डिंग ऑफ व्हीट. उनको बहुत गेहूं मिला. पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटी वाज 1300 kg पर हेक्टेयर. तो ट्रेडिशनल मेथड से जिन्होंने उगाया पालमपुर में, सो पालमपुर में क्या हुआ, इन पालमपुर wheat grown by traditional method, produces, वो
produces 1300 kg per hectare, kg per hectare, जबकि इन पालमपुर wheat grown by traditional method is produced, तो ऐसा प्रोड्यूस्ड हुआ 1300 kg पर हेक्टेयर, वाइल बाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या यूज किया, वाइल बाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी द यील्ड वाज टेक्नोलॉजी देखो ये सब आपको बस तैयार करना है स्कूल के लिए कि यील्ड क्या है, यील्ड वाज, जो बुक के क्वेश्चन है सिर्फ वही वाइवा में पूछे जाते हैं, ये सब आपकी जानकारी के लिए, जो पीछे की एक्सरसाइजेस हैं और टेस्ट क्वेश्चन है वही आएंगे, ओनली वही पूछे जाते हैं। ये तो आपको फैमिलियराइज किया जाता है, किसी भी चैप्टर में जाओगे तो पहले आपको प्रदर्शनी दिखाई जाती है कि नहीं, किसी स्कूल में जाने से पहले कि हाँ ये है, एक ऑफिस में जाते हो वहाँ देखते हो इस स्कूल में क्या क्या है, तब तो स्कूल में प्रवेश करते हो कि नहीं। तो दैट इज दिस मच, हाई मॉडर्न के बाद क्या है, दिस मच केजी पर हेक्टेयर। तो बताओ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उन्होंने कितनी उपज पाई गेहूं, ऑफ केजी ऑफ व्हीट पर हेक्टेयर, तो फायदा हुआ कि नहीं उनको। तो जितनी लागत लगाएंगे उसका पैसा भी मिलता है। देयर वॉज ए लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट विच मेड फार्मर एबल टू सेल सरप्लस व्हीट इन द मार्केट। लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। इन मैनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सॉइल फर्टिलिटी। वही बात कह दी कि लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन तो किया लेकिन बाद में उनका नुकसान क्या हुआ। इन मैनी एरिया ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन पीपल लॉस्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। उनकी सॉइल इनफर्टाइल बन गई, बंजर बन गई, रेत बन गई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। जो सॉइल बिकेम इनफर्टाइल। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका ने भी इसी तरीके का रिवोल्यूशन किया था और उसने अपनी ज़मीन पे शुगर केन उगाना शुरू कर दिया था और एक साल में 6 फसलें उगा देता था शुगर केन की। और फिर वहाँ पर इतने बड़े बड़े मल्टी स्टोरी 10-10 मंजिला इमारतें बन गई, लोग रहने लगे, बहुत अमीर हो गए, गन्ना उगाने लगा। तो लेकिन उसकी ज़मीन ऐसी बंजर हुई कि वो बिल्कुल रेत बन गई और इतने इतने ऊंचे गुबार उठे रेत के कि 10वीं मंजिल तक रेत का गुबार पहुंच जाता था। और वो मैनचेस्टर का एक शहर है, उसे सब लोगों ने छोड़ दिया। बहुत मतलब ऐसी रेत का धुआं, जमीन ही जमीन पूरी रेत हो गई, पूरी इनफर्टाइल हो गई। और इनफर्टाइल हो गई क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फसलें उगाई। तो 3 फसल उगाने की जगह, क्रॉप की जगह उन्होंने 6 उगाई। तो वो आज भूतों का शहर कहा जाता है, मालूम है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं और रेत है, कोई जाता ही नहीं, धूल। भूतों का शहर, बहुत सारे लोग मर गए, जो छोड़ पाए तो छोड़ दिए, नहीं तो मर गए। और अब उस समय जो भी बैरन लैंड जहाँ कोई नहीं रहता है, वेकेटेड है, तो ऐसी जगह पर वो वीरान है। तो इस तरीके से सच सिटी मैनी एरिया ड्यू टू ग्रीन, मैनचेस्टर में है, अमेरिका में वो शहर है। तो उसका नाम पता किया जा सकता है, नेट में देखना, नहीं तो मैं कल देख के बता दूंगा कि क्या है। तो ऐसा हुआ। सो ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, इसीलिए दुनिया में सॉइल इज टू बी हैंडल्ड विथ केयर, अदरवाइज यू आर गोइंग टू। और अगर एक बार अनफर्टाइल हो गई रेत को, फिर से सॉइल नहीं बनाया जा सकता, ये जान लो। ये अब तुम जैसलमेर में कितना भी पानी डाल दो, क्या वो कभी भी सॉइल बन पाएगी। वंस सॉइल लूजेज इन फर्टिलिटी, दुबई में भी रेत है तो वो सॉइल को वो फर्टाइल नहीं बना रहे हैं, रेत को, जो सैंड है, जब सॉइल सैंड बन जाती है उसके ऊपर वो मिट्टी डालते हैं। और मिट्टी पहले प्लास्टिक डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर मिट्टी में पानी डालते हैं, तब फसल उगाते हैं। ऐसा करते हैं। ये न सोच लेना कि दुबई में जो वहाँ हरियाली है वो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने सैंड को सॉइल बना दिया। समझ में आई बात।
तो ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन सॉइल बिकेम इनफर्टाइल, तो इस वजह से बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स। प्लास्टिक डालो, पहले नीचे रेत है, जैसे यहाँ बालू बहुत है समुद्र के किनारे, उसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर मिट्टी डाल दो, और नीचे सैंड है, और इसके ऊपर चीजें होंगी तो पानी नीचे नहीं जाएगा ना, नहीं तो सारी सैंड ही पानी ले लेगी, तो आपकी फसलों को क्या पानी मिलेगा। समझ में आई? बोलो। तो ये चीज है कि ऐसा किया गया कि सॉइल इनफर्टाइल भी हो गई है, कई जगह लोगों ने बहुत ज़्यादा फसलें उगाई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। वाइवा में जो क्वेश्चंस है सिर्फ आप क्वेश्चन तैयार करें, तो जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हमने बुक के जो हमने क्वेश्चन कराए वही पढ़ो, उसके अलावा कुछ ना पढ़ो। जैसे एसएसटी में सिविक्स के हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, सिविक्स के और कराएंगे। अभी पालमपुर में कुछ नहीं कराए तो इसमें कुछ मत पढ़ो, अभी जब कराएंगे तो पढ़ना। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन कराए वो पढ़ लो, और ज्योग्राफी में जो बुक के क्वेश्चंस है वो पढ़ लो।